दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 1 के बारे में। तो बिना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए हुए आपको लगातार देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। इसमें आज आपको जुडिशरी के मेंस के क्वेश्चंस का भी बताया जाएगा कि कैसे लिखना है और कितना क्या कैसे एग्जाम्पल देने हैं। और प्लस आपको इसमें प्री के क्वेश्चंस भी 2-3 बनते हैं जुडिशरी के लिए भी, एडीपीओ के और लॉ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से प्री के लिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ईयरफोन लगाइए, नोट्स लीजिए, कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाइए। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमको बताता है कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन जो है वो 3 चीज़ों की जा सकती है। किसकी की जा सकती है? सबसे पहले प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और थर्ड है अपना रेवोकेशन। प्रपोजल मीन्स प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंहरण की संसूचना। प्रस्तावनाओं की संसूचना कौन करेगा? प्रस्तावनाओं की संसूचना कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कौन करेगा? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल किया जाता है प्रपोजर के द्वारा। ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन करेगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किया जाता है एक्सेप्टर के द्वारा। और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ये कौन करेगा? किसी के भी द्वारा जिसको कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को रिवोक करना होता है वही कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन करता है। तो हमने ये 3 चीज़ देखी। अब बात करते हैं कि जो है वो कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है। तो जिसको अगर प्रस्तावना की कम्युनिकेशन करनी है या प्रतिग्रहण की कम्युनिकेशन करनी है या प्रतिसंहरण की कम्युनिकेशन करनी है तो ये उसके पक्षकार के द्वारा की जाएगी, जो पक्षकार ये करना चाहता है। अगर प्रस्तावना की करनी है तो प्रस्तावक के द्वारा, प्रतिग्रहण की करनी है तो प्रतिग्रहिता द्वारा, अगर प्रतिसंहरण की करनी है तो जो पक्षकार प्रतिसंहरण करता है उसके द्वारा। कोई भी कार्य या लोप ऐसा वो करेगा। कार्य मतलब है कि वो कोई भी ऐसा वर्क करेगा, ठीक है, मतलब कुछ भी कार्य करेगा। और लोप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करना जो हमारी लीगल ड्यूटी है जिसे करना। जैसे कि हमारी विधिक दायित्व है, हमारा विधिक कर्तव्य है हमें कोई कार्य को पूरा करना, और जब हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो वो लोप कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं। एक जेलर है जिसके जेल में बहुत सारे कैदी हैं, तो उस जेलर की लीगल ड्यूटी होती है कि वो सारे जो कैदी हैं उन सबको खाना दे। यदि वो किसी एक को भी खाना नहीं देता और उसमें से कोई भी बीमार हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो वो उसने क्या किया है? अपना लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, ये लोप कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे घर पे कोई भिखारी आता है, मैं उसे खाना ना दूं तो ये मेरी कोई लीगल ड्यूटी थोड़ी ना उसको खाना देना। ये तो मैं अगर ह्यूमैनिटी के नाते देना चाहूँ तो दे दूँ, नहीं देना चाहूँ तो कोई मैंने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच नहीं किया है, तो ये लोप में नहीं आएगा। तो आई होप समझ चुके होंगे आप कि कार्य और लोप में क्या अंतर होता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपका जो सेक्शन 3 है वो सिर्फ इतना ही बताता है कि कम्युनिकेशन किन किन किस किस चीज़ों की हो सकती है। प्रस्तावना और प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण की हो सकती है। कैसे हो सकती है? बाय एक्ट और बाय ओमिशन, ठीक है। एनी एक्ट हो सकती है और बाय एनी ओमिशन हो सकती है, ठीक है। अब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? फिर से वही 3 बातें आएंगी कि प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंहरण की सूचना, ये 3 बात हमारी आएंगी। तो प्रस्तावना की संसूचना कब पूरी हो जाती है? इसे हम सबको एक डायग्राम के या एग्जाम्पल के थ्रू हम इन तीनों को बहुत ईजिली समझ लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, देन हम पूरा समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए है। ए ने 1 जुलाई को एक लेटर के थ्रू बी को एक प्रपोजल भेजा। जैसे ही ये प्रपोजल 2 जुलाई को बी को डिलीवर हो गया, प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण मानी गई। प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो गई, ठीक है। जैसे ही लेटर बी को डिलीवर हो जाता है प्रस्तावना की संसूचना ए की तरफ से पूरी हो जाती है, ठीक है। बी को ये 2 जुलाई को मिला, 3 जुलाई को उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके लेटर बॉक्स से भेज दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसने ये लिख के कि हाँ मेरे को ये एक्सेप्ट है और लिख के उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही उसने ये लेटर बॉक्स में डाला, जो हमारा ए था जिसने प्रस्ताव दिया था, जो कि हमारा ऑफरर है, वो बाउंड हो जाता है। अब वो मना नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या हो गया? ये बी की अब पावर से बाहर हो चुका है। ये ए है, ए ने एक प्रपोजल दिया कि मैं 2 करोड़ रुपए में अपना घर बेचना चाहता हूँ। ये बी को 2 जुलाई को मिला, 3 जुलाई को बी ने इसे एक्सेप्ट करके और लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब ये क्या हो गया? बी के उससे बाहर चला गया। अब बी इसे वापस नहीं ला सकता। तो अब क्या हो गया? ये ए की तरफ से पूरी हो जाती है। ये मान लिया जाएगा कि ए को ये पता चल गया है कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि बी की तरफ से कब पूरी होगी, तो बी ने 3 जुलाई को डाला और 4 जुलाई को ये ए को मिल गया। अब बी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हो गई, ये कम्युनिकेशन बी की तरफ से ए को पूरी हो गई कि देखो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब बी कुछ नहीं कर सकता, ए को 4 जुलाई को मिल गया। हाँ, अब भी कुछ नहीं कर सकता, बी की तरफ से ये जो कि कम्युनिकेशन होती है एक्सेप्टेंस की, वो पूरी हो गई 4 जुलाई को। ठीक है। और ए की तरफ से क्या हो सकता था, जैसे ही वो 3 जुलाई को बाहर निकला ए की तरफ से हो गया, ए कुछ नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया, ये अपना एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। अब बात आती है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे होती है। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे होती है, यही बात हम फिर से देख सकते हैं कि ए है, ए ने बी को प्रपोजल भेजा, उसको 2 जुलाई को मिला, 1 जुलाई को उसने भेजा था, 2 जुलाई को मिल गया, 3 जुलाई को उसने एक्सेप्टेंस का ये भेज दिया और 4 जुलाई को इसको ये मिल गया। इतना है। अब अगर बी इसको रिवोक करना चाहता है, अब इसको ये 2 जुलाई को मिला और 3 जुलाई को ये भेजने ही वाला था, इससे पहले इसने 2 जुलाई को ही अपना रिवोकेशन का और भेज दिया कि मुझे रिवोक करना है। इसकी तरफ से ये कम्युनिकेशन पूरी हो गई। अब ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही उसने रिवोकेशन का जो एक लेटर होता है, रिवोकेशन का उसने लेटर जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला, इसकी तरफ से ए की तरफ से ये पूरी हो गई। ए ने बस ए की पावर से जैसे ये बाहर चला गया, ए की तरफ से पूरा हो गया। अब बी को कब होगा, जब ये बी को मिल जाएगा लेटर। अब ये लेटर बी को जब भी मिले, 3 को मिले, 4 को मिले, तो ये बी को पूरा हो जाएगा, बी के ज्ञान में आ जाएगा, तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन बी के लिए पूरी हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ए के लिए कब पूरी हो गई, जैसे ही ए ने डाला। ठीक है। इतना समझ में आ गया। यही आपके 4th सेक्शन में सिर्फ इतनी बात की गई है कि प्रस्तावना की कब होती है, जब प्रस्तावना जैसे ही की गई और बी के नॉलेज में आ गई वैसे हो जाती है। प्रतिग्रहण की कब हो जाती है, जैसे ही इसको मिला और इसने जो अपना प्रतिग्रहण का एक्सेप्टेंस का लेटर इसने अपनी पावर से बाहर निकाल दिया कि अब इसकी पावर से बाहर चला गया, तो ये ए के अगेंस्ट हो जाती है, और जब ये ए को मिल जाएगा तो ये बी के अगेंस्ट पूरी हो जाएगी। रेवोकेशन का भी ऐसे ही होता है। इसने रेवोकेशन का लेटर डाला तो इसके अगेंस्ट पूरी हो गई। इसने रेवोकेशन का लेटर 2 जुलाई को डाला, इसके अगेंस्ट पूरी हो गई। ये रेवोकेशन का लेटर 3 जुलाई को बी को मिला, अब ये बी के नॉलेज में आ गया। ठीक है। कम्युनिकेशन मीन सिंपल सी बात होती है, नॉलेज में आना चीज़ों को। ठीक है। बस अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से। आप हाँ, इसके एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, इसका इलस्ट्रेशन से बहुत सही हो जाएंगी चीज़ें। चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। का अमुक कीमत पर खा को गृह बेचने का पत्र द्वारा प्रस्तावना करता है। का क्या करता है, एक ऑफर देता है बाय लेटर बी को। ठीक है। प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, जैसे ये बी को मिल गया। ठीक है। इतना आ गया, यही फर्स्ट वाला है। जैसे ही ये बी को मिल गया वैसे प्रपोजल की कम्युनिकेशन पूरी हो गई, इसकी नॉलेज में आ गई। चलिए, का को प्रस्तावना का खा डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। प्रतिग्रहण की संसूचना, जो का ने जो प्रपोजल भेजा था उसे क्या होता है, का जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और उसे क्या होता है, का के विरुद्ध ये कब पूरी हो जाएगी, जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। जैसे ही पत्र किसके द्वारा, ये खा यानी बी के द्वारा डाक में डाला गया, मतलब कि बी की पावर से बाहर हो गया, बी ने जैसे ही लेटर बॉक्स में डाल दिया, ये ए के अगेंस्ट पूरी हो जाएगी। ए अब कुछ नहीं कर सकता। और बी के अगेंस्ट कब पूरी हो जाएगी, जब ए को वो लेटर मिल जाएगा। रेवोकेशन का भी ऐसे ही होता है। रेवोकेशन ए के अगेंस्ट कब पूरी हो जाती है, जैसे ही ए जो होता है वो अपना रेवोकेशन के लिए लेटर डालता है, वैसे ही हो जाता है। जैसे कि ए के अगेंस्ट कब हो जाती है, जब वह तार, मतलब आप लेटर समझ सकते हैं, लेटर जैसे ही वो डालता है। और बी के अगेंस्ट कब पूरी हो जाती है, जब वो लेटर बी को मिल जाता है। कम्युनिकेशन का मीन सिर्फ इतना ही है कि उन्हें नॉलेज में आ जाए ये चीज़। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसहरण, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन प्रपोजल का किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस, दो ही चीज़ों का रेवोकेशन किया जाएगा। कि जो कि प्रपोजर है उसे लगा कि अरे नहीं यार, मुझे अपना जो है ना ये प्रस्ताव कैंसिल कर देना चाहिए, तो या तो वो रिवोक करेगा, या फिर एक्सेप्टर को लगेगा कि नहीं यार मुझे अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी चाहिए, तो वो रिवोक करेगा। 2 पर्सन ही रिवोक करेंगे। अब ये 2 पर्सन कब कब और कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रपोजर है वो कैसे रिवोक कर सकता है। ठीक है। प्रपोजर कैसे रिवोक कर सकता है, ए ने एक लेटर बी को भेजा कि मैं अपना मकान 2 करोड़ रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है।
ये उसने 1 जुलाई को लेटर बॉक्स में डाला, 2 जुलाई को ये बी को मिल गया, ठीक है। बी ने 3, 4, 5 जुलाई वेट किया और 6 जुलाई को वो लेटर, एक्सेप्टेंस का लेटर, किसका लेटर, एक्सेप्ट करने का, कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये लेटर वो लेटर बॉक्स में डालने जाने वाला था कि मैं लेटर बॉक्स में इसे डालाता हूँ और ये फिर अपने आप चला जाएगा, वो करने वाला था। लेकिन तब तक ही ए कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक जो ये बी है ये लेटर अब इसकी पावर से बाहर ना हो जाए। अभी फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ए को इसने भेजा, 2 को इसको रिसीव हुआ, 6 को ये रास्ते में ही है, बी रास्ते में है, 6 तारीख को जा रहा है लेटर पोस्ट करने। इतने में ही ए का आ जाता है फ़ोन कि देखो देखो रिवोक मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ। क्या ए रिवोक कर सकता है? बिल्कुल रिवोक कर सकता है, क्योंकि ये अभी बी जो एक्सेप्टेंस है वो बी की पावर से बाहर नहीं हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर ये लेटर बी जो है वो पोस्ट कर देता है 6 तारीख को, उसके बाद ए का फ़ोन आता है कि देखो मुझे नहीं करना ये, मतलब मैं नहीं करना चाहता इस प्रपोजल को, क्या वो कर सकता है इसे रिवोक? बिल्कुल नहीं कर सकता। चाहे बी कह दे कि अरे तुमने जो एक्सेप्टेंस का लेटर अभी 6 को डाला है पर वो मुझे तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको चाहे ये लेटर 10 को रिसीव हो, चाहे लेटर तुमको 11 को रिसीव हो, चाहे 12 को हो, चाहे 13 को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अब ये बी की पावर से बाहर हो चुका है और तुमने इसको अब बाद में फ़ोन लगाया। अगर तुम तब फ़ोन लगाते जब वो लेटर पोस्ट करने जा रहा था तो वो कैंसिल हो सकता था, पर अब उसने पोस्ट कर दिया, उसकी पावर से बाहर हो गया, अब तुम कैंसिल नहीं कर सकते। ये किसकी बात थी? प्रपोजर की बात थी। प्रपोजल जो कि ऑफर है वो किया जाता है उसकी बात थी। इसमें लिखा भी है, कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण होने से पहले किसी भी समय रिवोक की जा सकेगी। कोई भी प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब कोई भी प्रपोजल कब तक रिवोक किया जा सकेगा? उसकी प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध, प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी हो जाती है प्रस्तावक के विरुद्ध? जब वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाती है, जब वो बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल एक्सेप्टर हो जाती है, कि एक्सेप्टर के कंट्रोल में ही नहीं रहती, एक्सेप्टर ने अब ये पोस्ट कर दिया तो आप अब नहीं कर सकते, इसके पहले ही कर सकते थे। ये लिखा है प्रपोजल के लिए, ठीक है। अब बात आती है एक्सेप्टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कैसे किया जा सकता है। तो हमने प्रपोजल का समझा, अब हम एक्सेप्टेंस का समझते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए भी हम यही मानते हैं कि ए ने, ये इसे ही लेके चल लेते हैं, ए ने एक लेटर भेजा बी को 1 जुलाई को, उसने जो है वो लेटर पोस्ट किया और यही लेटर उसे जो है वो 2 जुलाई को रिसीव हो गया, ठीक है। उसने 3, 4, 5, 6 जुलाई वेट किया और अब वो 6 जुलाई को वो अपना जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो पोस्ट करने चला गया, ठीक है। पोस्ट करने चला गया, उसने लेटर पोस्ट भी कर दिया। ये लेटर 6 को पोस्ट हुआ और ये 10 को रिसीव हुआ। 10 को किसको रिसीव हुआ? ये ए को रिसीव हो गया। अब जो बी है वो फ़ोन लगा के बोले ए को कि देखो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर सकता है बी? बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये क्या है, ए की नॉलेज में आ गया। बी इसे कब तक कैंसिल कर सकता है? अब बी ने इस लेटर को 6 तारीख को, 6 जुलाई को पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस के लेटर को, ठीक है, पोस्ट कर दिया। अब ये क्या, बी की पावर से बाहर हो गया। अब क्या बी इसे लौट के ला सकता है? लौट के तो नहीं ला सकता, वो तो जो लेटर है पोस्ट हो गया, अब तो वो इसको मिलेगा, चाहे 10 को मिले चाहे 11 को मिले, जब भी मिले पर मिलेगा ज़रूर। तो बी यहाँ क्या कर सकता है कि इसको मिलने से पहले, इसको जब भी लेटर मिले, 10 को मिले, 11 को मिले, 12 को मिले, इसको मिलने से पहले अगर इसे लगता है कि हाँ मुझे कैंसिल करना है, तो इसे फ़ोन लगा के बोल सकता है कि मैं जो है वो कैंसिल करना चाहता हूँ। बट कब तक? जब तक कि ये इसे रिसीव ना हो पाए। यही जो हमारा सेक्शन भी कहता है, कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय रिवोक कर सकता है, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वैसे ही कर सकता है। कि कब कर सकता है? प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संसूचना कब पूरी हो जाती है? प्रतिग्रहिता के विरुद्ध कब हो जाती है? जब ये ए की नॉलेज में आ जाती है। तो वो ए की नॉलेज में आने से पहले कभी भी कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। तो हम रिवोकेशन 2 चीज़ों का कर सकते हैं। पहली बात तो एक प्रपोजल का कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस का कर सकते हैं। प्रपोजल का हम कब तक कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? जब तक वो बी की उससे बाहर नहीं हो जाए, बी की पावर से बाहर नहीं हो जाए, तब तक हम कर सकते हैं,
ठीक है। और एक्सेप्टेंस का कब तक कर सकते हैं, जब तक वो एक ही नॉलेज में नहीं आ जाए। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 हमें बताता है प्रतिसहरण कैसे किया जा सकता है, मतलब प्रतिसहरण किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहले बताया था प्रतिसहरण कब तक किया जा सकता है, एक टाइम बताया था कि इसके टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, पर कैसे किया जा सकता है तो देखो, बाय नोटिस हो सकता है, प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को नोटिस दे दो। ठीक है, नोटिस दे दिया। सेकंड होता है कि आपने टाइम दिया था कि आप इतने टाइम तक जो है वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना, अगर आप उतने टाइम तक एक्सेप्ट ना करो तो फिर तो अभी वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। या फिर उसने चलो टाइम नहीं दिया तो एक रीजनेबल टाइम भी तो होता है, सामने वाला कह रहा है कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ, आप 10 साल बाद उसको हाँ बोल रहे हो तो वो तब भी रिवोक हो जाएगा। थर्ड होता है कि उसने कुछ कंडीशन दी थी आपको एक्सेप्ट करने की, आपने वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करी तो अभी हो सकता है। फोर्थ होता है कि जो ऑफरर है, जो हमारा प्रस्तावक है, प्रपोजर है, उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या वो अनसाउंड माइंड हो जाए, या वो पागल हो जाए तो हो जाता है। अब उसकी डेथ और अनसाउंड माइंड, इसका एक थोड़ा सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसी भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, ए ने बी को एक लेटर के थ्रू जो है वो प्रपोजल दिया। सेम प्रपोजल ले लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए में वो अपना एक घर बेचना चाहता है, बी को उसने दिया। 1 जुलाई को उसने पोस्ट की, 2 जुलाई को इसको रिसीव हो गया। अब ये 3, 4, 5, 6 जुलाई को ये अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने जा रहा था। ठीक है, और ये 3 जुलाई को इसकी डेथ हो गई और इसे पता चल गया बी को 4 जुलाई को, वो 6 जुलाई को अब एक्सेप्ट करने का लेटर दे के आ रहा है, नहीं माना जाएगा, ये रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके नॉलेज में आ गया था कि हाँ ये व्यक्ति मर चुका है, यह व्यक्ति पागल हो चुका है। अब इसकी एक और कंडीशन आती है कि हाँ इसने सेम 1 जुलाई को भेजा, 2 जुलाई को रिसीव हुआ, 6 जुलाई को ये जा रहा था अपना लेटर पोस्ट करने, लेकिन क्या हुआ, ए जो है इसने अपना लेटर पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये पागल हो गया, ये पागल हो गया 8 जुलाई को। अब नहीं, अब ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड हो जाएगा। इसके जो एलआरस होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके विधिक प्रतिनिधि, वो इस काम को करेंगे, अगर कर सकते हैं तो। अगर इसकी पर्सनल लाइबिलिटी ना होकर और कुछ काम हो जो कि इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे कर सकते हैं तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवोक कब हो जाता है, जब बी को नॉलेज हो जाए एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, एक्सेप्ट करने से पहले मतलब है कि उसकी मतलब पावर से बाहर नहीं हो जाए। एक्सेप्ट तो उसने मान लो 3 तारीख को कर लिया, पर वो लेटर तो पोस्ट 6 तारीख को करने आ रहा था ना, और उसे पता भी चल गया था इससे पहले, एक्सेप्ट का लेटर भेजने से पहले, तो नहीं माना जाएगा। पर अगर उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया है और फिर आप इसके बाद आपकी डेथ या वो हो जाते हो आप पागल, तो ये रूल नहीं होगा। इसमें लिखा भी है, प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण के पूर्व आ जाए तब होता है। ठीक है, अब हमारा आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 होता है प्रतिग्रहण आत्यांतिक होना चाहिए। आत्यांतिक मतलब होता है एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, ऑफरर ने, प्रपोजर ने जो भी कंडीशन रखी है आपको वो कंडीशन पूरी माननी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने बोला मैं आपको अपना मकान 2 करोड़ रुपए में देना चाहता हूँ, आपने कहा नहीं मैं तो 1 करोड़ रुपए में लूँगा। नहीं, बिल्कुल पूर्ण आत्यांतिक एवं अवशोषित होना चाहिए। आप उसमें, और ऊपर से आप उसमें कुछ शर्त नहीं लगा सकते। ठीक है, आप उसमें ऊपर से कुछ शर्त नहीं लगा सकते। चलो, अब इसका सेकंड ये बताता है, ये ना आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए, आत्यांतिक और अविशोषित। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, अब इसका सेकंड आपको बताता है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से, कैसे मैनर से होना चाहिए। अगर जो कि हमारा प्रपोजर है उसने एक्सप्रेसली बोल के रखा है कि अगर आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है ना तो आप मुझे फ़ोन लगा के ही बताना, या आप मुझे ईमेल ही भेजना, या आप मुझे लेटर ही भेजना, तो आपको उसी मैनर से करना पड़ेगा। ठीक है, उसी ही मैनर से करना पड़ेगा जिस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया था। और अगर उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया तो आप एक रीज़नेबल मैनर से कर सकते हो। ठीक है, अब बात होती है 8 सेक्शन की। 8 सेक्शन आपका कहता है 8 सेक्शन आपका कहता है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। ए ने बी को एक ऑफर दिया, उसने 2 लाख रुपए रख के दिए कि देखो मैं ये तुम्हें 2 लाख रुपए रख के दे रहा हूँ, बदले में तुम मुझे घड़ी दे देना अपनी। और बी ने जो है वो 2 लाख रुपए रख लिए, मतलब उसने जो कंसिडरेशन भेजा था वो बी ने रख लिया, तो प्रतिफल को आपने ले लिया। इसके कहीं ना कहीं क्या दिमाग लगाया जा सकता है कि हाँ आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया।
या फिर उसने कुछ कंडीशन रखी तो आपने उन कंडीशन को फुलफिल कर दिया, कंडीशन का पालन कर दिया, ठीक है, उनको परफॉर्म कर दिया, तो अभी ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब 9 आता है वचन, अभिव्यक्ति और विवक्षित। वचन कैसा हो सकता है? अभिव्यक्ति भी हो सकता है, विवक्षित भी हो सकता है। जब कोई प्रस्थापना यानी जब कोई ऑफर या उसकी एक्सेप्टेंस जो होता है हम शब्दों के द्वारा करते हैं या हम लिख के द्वारा करते हैं या हम बोल के करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है? ये अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस हो जाता है। और जब हम ऐसी प्रस्थापना या ऐसा प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा, ठीक है, अदरवाइज हम वर्ड्स करते हैं तो फिर ये विवक्षित हो जाता है। जैसे कि हमने किसी को प्रपोजल दिया कि लिख के दिया, हमने बाय लेटर के थ्रू दिया, बाय रजिस्टर पोस्ट दिया या बाय ईमेल दिया, तो ये कब ये एक्सप्रेस हो जाएगा। और ये बाय कंडक्ट या हम अपने आचरण से कुछ ऐसा कर दें वो भी उस आचरण पे बिलीव कर ले, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर शब्दों के द्वारा बाय वर्ड्स होता है तो एक्सप्रेस होता है, अदर देन वर्ड्स होता है तो ये इम्प्लाइड होता है। अब आपको प्री मीन्स में कैसे क्या लिखना है बिल्कुल गौर से सुनिए। आपका पूछा जाएगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपको बोला जाएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या आपको बताया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऊपर लिखना है कि इसके सेक्शन 3 से लेकर 9 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, 2 लाइन। उसके बाद आप सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक लिखेंगे डिट्टो बेयर एक्ट, इंग्लिश इवन हिंदी मीडियम डिट्टो बेयर एक्ट लिखेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट ही बहुत है, बेयर एक्ट बहुत है। आप 15 से 20 मिनट में बेयर एक्ट ही लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें इसके इलस्ट्रेशन है, ये भी डाल दीजिए, ये सब डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं लिख पाएंगे तो आप 8 और 9 को थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रही बात ओटी में क्या आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में 8 और 9 पूछा जाता है, 7 में से ये चीज़ पूछ ली जाती है। आपको ना बेयर एक्ट बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत डीपली। जुडिशरी एडीपीओ बेयर एक्ट में से ही पूछते हैं, आप कमेंट्री बुक नहीं पढ़िए, कमेंट्री बुक सिर्फ किसी किसी क्वेश्चंस में ही पूछी जाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ चीज़ें बेयर एक्ट में से ही आती हैं, इवन मीन्स के क्वेश्चन भी बेयर एक्ट में से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय।